Hello students, welcome to One Day Law Revision Module 1 Introduction to Criminal Procedure Code. Let's quickly go through the synopsis first. In this, we are going to cover object of the code, application and various definitions under the code, rationale of criminal procedure, importance of fair trial, constitutional perspective Article 14, 20 and 21, organization of police, prosecutor, defense counsel and prison authorities and their duties, functions and powers. Means we are going to see duties, powers, functions of all these functionaries. So let's get started. सबसे पहले ऑब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ द कोड. कोड का नाम है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दैट इज CRPC. किस चीज़ को लेके ये बनाया गया है? इट इज़ रिगार्डिंग क्रिमिनल लॉ इन इंडिया. इट एडमिनिस्टर्स क्रिमिनल लॉ इन इंडिया. It was enacted in 1973 and came into force on 1st April 1974. इसलिए कोड को हम बोलते हैं CRPC 1974. It extends to whole of India. It provides for machinery for investigation of crime. As I said, it is regarding or it is related to administration of criminal law. तो इसमें investigation of crime होता है, apprehension of suspected criminals, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, डिटर्मिनेशन ऑफ गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन, कि अक्यूज्ड पर्सन जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है वो गिल्टी है या इनोसेंट है, और अगर वो गिल्टी है तो उसकी पनिशमेंट डिटरमाइन करना. इट ऑल्सो डील्स विद पब्लिक न्यूसेंस, प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंस, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चाइल्ड एंड पेरेंट्स. मतलब ऑल क्राइम रिलेटेड लॉ इज एडमिनिस्ट्रेड अंडर दिस कोड. प्रेजेंटली इसमें 484 सेक्शंस है, 2 शेड्यूल है एंड 56 फॉर्म्स है, and it is divided into 37 chapters. Basic purpose क्या है इस कोड का? To ensure a fair trial. Now what is fair trial? Fair trial मतलब किसी भी इंसान को unbiased judgment मिलना चाहिए. Unbiased judgment मतलब क्या? It should not be partial. अगर उसने गलत किया है तो he should be given the punishment, और अगर वो innocent है तो उसको punishment नहीं मिलना चाहिए. उसको पब्लिक में बोलने का हक है. He is innocent until proved guilty. This is fair trial. With none of the rights of the accused are compromised. Fair trial मतलब क्या? ना ही उसके राइट्स को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, ना ही उसको अनजस्टिफाइबल फेवर दिया गया है. मतलब अगर गलत है तो उसको फेवर मत दो, और अगर वो सही है, इनोसेंट है, तो उसके राइट्स को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो. दैट इज़ फेयर ट्रायल. Further, to ensure that judge concerned hears all the party who are relevant to the trial. ट्रायल इज़ इम्पॉर्टेंट. ट्रायल क्यों इम्पॉर्टेंट है? ताकि जज सारी पार्टीज़ की बात को सुने, सारे विटनेसेस को सुने. दैट इज़ वाई एन एंटायर चैप्टर ऑफ द कोड इज़ डिजाइंड इन योर सिलेबस एंड इट इज़ कंसर्न विद द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन विद द केस इंक्लूडिंग एनी अक्यूज्ड और विटनेस थ्रू वेरियस मेजर्स. कि इसका मेन कंसर्न क्या है? कि सारे जो भी अक्यूज्ड है, दैट इज़ द पार्टी टू द ट्रायल, और एनी विटनेस देयर ऑन, it is concerned with that. This was about the object and application of the code. उसके बाद हम देखेंगे कुछ important definitions. Bailable offense. कोड डिफाइन करता है bailable offense को under section 2A. Means an offense which is shown as bailable in the first schedule or which is made bailable by any other law for the time being in force. Offense bailable कब है? जब वो कोड के फर्स्ट स्केड्यूल में है या किसी और एक्ट में उसको bailable offense माना गया है. बट bailable मतलब क्या? bailable मतलब वो offense जहाँ मतलब it is not of serious nature. bailable offense serious nature का नहीं है. क्यों नहीं है? serious nature का नहीं है क्योंकि यहाँ पे बेल मिल सकती है. अरेस्टेड पर्सन को बेल दी जा सकती है ऑन डिपॉजिट ऑफ सम अमाउंट और डिपॉजिट ऑफ बेल. फिर एक बेल बॉन्ड क्रिएट होता है. बेल बॉन्ड पे अक्यूज्ड साइन करता है कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करेगा. जब भी उसको कोर्ट बुलाएगा तो वो कोर्ट के सामने प्रेजेंट रहेगा. अगर टर्म्स कंडीशंस फुलफिल नहीं होती है तो बेल बॉन्ड को तोड़ दिया जाता है. फिर उसके बाद उसको बेल का ऑप्शन नहीं मिलता. तो बेलेबल ऑप्शंस में जब बेल मिलती है, इट कैन बी विद द परमिशन ऑफ कोर्ट और पुलिस इटसेल्फ. तो यहाँ पे परमिशन पुलिस भी दे सकती है या तो कोर्ट भी दे सकती है. सो दैट इज़ बेलेबल ऑप्शन. बेलेबल ऑफेंस ये सीरियस नेचर का नहीं होता. नॉन बेलेबल को एक्ट में क्या बोला है? एनी अदर ऑफेंस. मतलब जो बेलेबल नहीं है, मतलब बेलेबल छोड़ के बाकी सारे ऑफेंस को हम नॉन बेलेबल बोलेंगे. नॉन बेलेबल में क्या होता है? तुमको कोर्ट का परमिशन लेना पड़ता है. एंड इफ कोर्ट गिव्स यू परमिशन देन ओनली यू आर रिलीज्ड ऑन बेल.
मतलब डिपॉजिट करके, बेल बॉन्ड दे के, अदरवाइज नॉन बेलेबल ऑप्शन में यू कैन नॉट बी रिलीज्ड। मतलब ये थोड़ा सीरियस नेचर का है क्या? हाँ है। सेक्शन 2C कॉग्निजेबल ऑफेंस। Cognizable offense means an offense for which, and cognizable case means a case in which police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law for the time being in force, arrest without warrant। क्या समझा हमको? cognizable offense वो offense है जहाँ पुलिस क्या कर सकती है? अरेस्ट कर सकती है किसी को भी विदाउट वारंट। पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करेगी विदाउट वारंट। किसको अरेस्ट करेगी? जिसने कुछ गलत किया है। तो ये जनरली सीरियस नेचर का होता है। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? डाउरी डेथ, फिर अगर रेप, फिर थेफ्ट, मर्डर, किडनैपिंग, ये जो सीरियस नेचर के ऑफेंस है दोज आर कॉग्निजेबल ऑफेंस। यहाँ विदाउट वारंट भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है अक्यूज्ड को। कंप्लेंट मीन्स व्हाट? कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन, मतलब किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट हो रही है, मतलब कोई एलिगेशन हो रहा है। मेड could be orally, could be in writing, to a magistrate with a view to his taking action under the code that some person, whether known or unknown, has committed an offence but does not include a police report. 2 subsection B charge includes any head of charge when the charge contains more heads than one। charge का एक separate module है हमको, we'll see that there। Police report means a report forwarded by police officer to magistrate under subsection 2 of section 173। section 173 subsection 2 में पुलिस जो रिपोर्ट फॉरवर्ड करता है टू द मैजिस्ट्रेट उसको हम पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं। आफ्टर दैट इन्वेस्टिगेशन वी हैव अगेन अ सेपरेट मॉड्यूल ऑन इन्वेस्टिगेशन, मतलब सारी प्रोसीडिंग्स अंडर द कोड जहाँ कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन अदर देन मैजिस्ट्रेट हु इज ऑथराइज्ड बाय मैजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। मतलब यहाँ क्या होता है? सारे एविडेंस को कलेक्ट करके उसको एग्जामाइन किया जाता है क्रिटिकली, दैट इज इन्वेस्टिगेशन। इंक्वायरी मतलब क्या? एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय अ मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। ट्रायल छोड़ के और भी जो इंक्वायरी होती है दैट इज इंक्वायरी अंडर दिस कोड। समन्स केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस नॉट बीइंग अ वारंट केस। समन्स केस को कैसे डिफाइन किया है? वो केस जो वारंट केस नहीं है। एंड नाउ व्हाट इज वारंट केस? केस रिलेटिंग टू ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ, जहाँ ऐसा इतना सीवियर ऑफेंस है, सीवियरिटी इतनी ज़्यादा है कि पनिशमेंट सीधा डेथ रहेगी या तो फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जीवन भर के लिए जेल, या तो इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years। मतलब जहाँ सीरियस ऑफेंस है वहाँ पे वारंट केस होता है और जो वारंट केस नहीं होता है दैट इज समन केस। दोनों का डिफरेंस हम लोग मॉड्यूल 2 में डिटेल में कवर करेंगे। ट्रायल इज नॉट डिफाइंड अंडर CRPC बट इट इज़ अ फॉर्मल एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस बाय अ जज, जहाँ जज एविडेंस को एग्जामाइन करता है दैट इज ट्रायल, टिपिकली बिफोर अ ज्यूरी इन ऑर्डर टू डिसाइड गिल्ट। क्यों हम लोग एविडेंस को एग्जामाइन करते हैं? कि जो अक्यूज्ड पर्सन है जिसके अगेंस्ट कोई चार्ज लगा है, ही इज़ गिल्टी और ही इज़ इनोसेंट, ये फाइंड करने के लिए हम लोग एविडेंस को एग्जामाइन करते हैं इन द केस ऑफ क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग। मतलब दोनों भी केस में उसको हम ट्रायल बोलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल हमने क्या देखा था? फेयर ट्रायल इज लाइक अ राइट टू एन अक्यूज्ड पर्सन, अ राइट टू बी हर्ड इन द पब्लिक एंड to receive a unbiased judgment in the reasonable amount of time। unbiased judgment एक राइट है कि उसको अनबायस्ड जजमेंट मिले एंड ऑब्वियसली विद इन रीजनेबल टाइम, दैट इज फेयर ट्रायल। दे आर क्रिटिकली इंपॉर्टेंट टू कंट्री। क्यों? क्योंकि कंट्री का भरोसा होता है कोर्ट पे, जजेस पे। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन कंट्री कि जब भी किसी के अगेंस्ट कोई केस चल रहा है, कोई चार्ज लगा है, तो उसको अनबायस्ड जजमेंट मिले। दिस इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल ह्यूमन राइट। यू आर इनोसेंट, अ पर्सन विल बी इनोसेंट until proved guilty। मतलब गिल्टी जब तक माना नहीं जाता, प्रूव किया नहीं जाता, तब तक पर्सन इनोसेंट ही रहेगा। They make sure that anyone accused of crime can understand what is happening to them. So following are the principles of fair trial. Advisory trial system.
ये सिस्टम अडॉप्ट किया गया था. The system adopted by Criminal Procedure Code 1973 is the adversary system based on accustorial method. In adversarial system, responsibility for production of evidence is placed on the prosecution with the judge acting as a neutral referee. This system of criminal trial assumes, ये system क्या assume करता है, that the state on one hand by using its investigative agency and government counsels will prosecute the wrongdoer, who on the other hand will also take recourse of best counsels to challenge and counter the evidence of prosecution. इसमें क्या assume किया जा रहा है कि जिसने गलत किया है, जो accused है, जिसने गलत किया वो कितना ही बेस्ट काउंसिल लेके आए, बट कोर्ट के पास इतना पावर है, उसकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इतनी अच्छी कि कोर्ट सच को पता करेगा एंड विल गिव द जजमेंट इन अ अनबायस्ड मैनर, मतलब इम्पार्शियली, बिना कोई पार्शलिटी के साथ. सेकेंडली, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस. कोर्ट क्या प्रिज्यूम करता है कि जब तक गिल्टी किसी इंसान को प्रूव नहीं किया गया, किसी अक्यूज को जब तक गिल्टी प्रूव नहीं किया गया, हम मानेंगे कि वो इनोसेंट है. And the burden is on the other party or the burden is on the court. Independent, impartial and competent judges. Basic principle fair trial का क्या है, that any proceeding of criminal case are to be conducted by a competent मतलब जिसके पास पूरा relevant knowledge है, experience है. Independent, जो independently काम करता है, and in a impartial manner, मतलब विदाउट पार्शलिटी इन अ क्रिमिनल ट्रायल. सो दिस आर द बेसिक अजम्पशंस जो हम अज्यूम करते हैं कि कोई भी अगर जज है तो वो इंडिपेंडेंट है, कॉम्पिटेंट है, इम्पार्शियल है. इन अ क्रिमिनल ट्रायल, एज द स्टेट इज द प्रोसिक्यूटिंग पार्टी एंड द पॉलिसी इज ऑल्सो एन एजेंसी ऑफ द स्टेट, इट इज इम्पॉर्टेंट दैट जुडिशरी एज अनचेन्ड ऑफ ऑल suspicion of executive influence and control direct or indirect the whole burden of fair and impartial trial thus rest on the shoulders of the judiciary in India. Now we will see three important articles, that is 14, 20 and 21. Article 14 is equality before law. It talks about equality before law. Now what is equality before law? कि किसी भी इंडिविजुअल को स्पेशल प्रिविलेज मत दो, स्पेशल प्रिविलेज मत दो, किसी भी इंडिविजुअल को स्पेशल प्रिविलेज मत दो, सारे इंडिविजुअल्स को इक्वली ट्रीट करो. इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि लॉ देखने के पहले सारे इंडिविजुअल्स को इक्वल ट्रीटमेंट दो. दिस इज द बेसिक अजम्पशन. दूसरा जो टर्म यहाँ आता है दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब अगेन सेम थिंग, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, सारे इंडिविजुअल्स को इक्वल ट्रीटमेंट दो. ये दोनों को मिला के हम इक्वालिटी बिफोर लॉ ही बोल सकते हैं. दैट इज इक्वल जस्टिस, कि सारे इंडिविजुअल्स को इक्वल जस्टिस मिलेगा, किसी को भी अलग से स्पेशल प्रिविलेज बाय बर्थ नहीं मिलेगा. इक्वल सब्जेक्ट ऑफ ऑल क्लासेस टू द ऑर्डिनरी लॉ. इक्वालिटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. अब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. किस बेसिस पे? रेस, सेक्स, वेल्थ, सोशल स्टेटस, उसके बाद पब्लिक इन्फ्लुएंस, रिलीजन, इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 14. आर्टिकल 14 किसको अप्लाई होता है, किस किस को प्रोटेक्शन देता है? सिटीजन को देता है, नॉन सिटीजन को देता है, नेचुरल पर्सन को, नेचुरल पर्सन मतलब हमको, हाँ, आर्टिफिशियल पर्सन को, आर्टिफिशियल पर्सन को भी इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है. आर्टिफिशियल पर्सन में अब कौन कौन आएगा? कंपनी आएगी अंडर कंपनीज एक्ट 2013, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बॉडी कॉरपोरेट्स, दीज आर ऑल आर्टिफिशियल पर्सन. इनका लीगल एग्जिस्टेंस होता है, तो इनको भी प्रोटेक्शन मिला है अंडर आर्टिकल 14. अब कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पे ये आर्टिकल नहीं लगता, मतलब जहाँ इक्वालिटी नहीं होती है, प्रिविलेजेस होते हैं. एक्सेप्शन में क्या आ सकता है? फॉरेन डिप्लोमेट्स, फॉरेन डिप्लोमेट्स को ये एक्सेप्शन है. उसके बाद प्रेसिडेंट, आफ्टर दैट स्टेट गवर्नर्स. यहाँ पे क्या होता है? प्रेसिडेंट एंड स्टेट गवर्नर्स आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट.
रीजनेबल क्लासिफिकेशंस आर अलाउड. एक केस दिया है रेवती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सेक्शन 198 ऑफ CRPC एंड 497 ऑफ IPC डिसेबल्स वाइफ फ्रॉम प्रोसिक्यूटिंग अडल्ट्री ऑफ हर हस्बैंड. मतलब हस्बैंड के अगर किसी और के साथ रिलेशंस थे एंड देयर इज अ चाइल्ड, तो वो वहाँ पे वाइफ हस्बैंड को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकती, ऐसा बोला गया था. एंड दिस ऑफेंस वाज चैलेंज्ड. क्या बोला गया था कि ऑफेंस को सिर्फ मतलब हस्बैंड ही वाइफ के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकता है, प्रोसिक्यूशन कर सकता है, बट वाइफ नहीं कर सकती है. दिस इज वायलेशन ऑफ सेक्शन 14, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स जेंडर. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का क्या था, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये आया कि नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स. आर्टिकल 14 यहाँ अप्लाई हो जाएगा. प्रोविजंस विल बी वैलिड एंड द वाइफ कैन ऑल्सो प्रोसिक्यूट हस्बैंड ऑन द केस ऑफ अडल्ट्री. After that, article number 20. Article 20 talks about protection in respect of conviction for offenses. कहाँ यहाँ प्रोटेक्शन मिल रही है? कॉन्विक्शन ऑफ ऑफेंस. मतलब अब ऑफेंस तो हो गया है, मतलब अक्यूज्ड है, तो वहाँ पे क्या प्रोटेक्शन मिलेंगी? तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 clauses A, B and C. कॉन्विक्शन ऑफ ऑफेंस ओनली ऑन वायलेशन ऑफ एनी एक्ट. हम कब मानेंगे कि किसी ने कोई ऑफेंस किया है? ओनली व्हेन ही हैज़ डन द वायोलेशन ऑफ एनी एक्ट. मतलब किसी एक्ट के अंदर किसी इंसान ने कोई वायोलेशन किया है, तो तब हम बोलेंगे कि उसने क्या किया है, ही इज़ कॉन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, और देन उसके ऊपर कोई चार्ज लगेगा. अब इसमें एक पॉइंट क्या आता है, जब भी कोई इंसान गलत करता है तो उसको पेनल्टी लगती. अब पेनल्टी कितनी लगेंगी? जिस भी एक्ट के अंदर जहाँ भी उस इंसान ने वायोलेशन किया है, जो भी सेक्शन के अंदर वहाँ पे जो पेनल्टी मेंशन है, उससे ज़्यादा पेनल्टी कभी नहीं लग सकती. तो दिस इज़ अ प्रोटेक्शन टू द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्विक्शन ऑफ ऑफेंस. की पेनल्टी कितनी रहेगी? जो एक्ट के प्रोविजन है उससे ज़्यादा नहीं हो सकती. कैन बी लेस देन और इक्वल टू अमाउंट इन एक्ट. क्लॉज B, नो प्रोसिक्यूशन फॉर सेम ऑफेंस मोर देन वंस. जब एक ही ऑफेंस है तो उसमें मोर देन वन प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता. अगेन इट्स अ प्रोटेक्शन. अक्यूज्ड पर्सन कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ. अक्यूज्ड पर्सन खड़ा है, मतलब कोर्ट में उसके अगेंस्ट कोई ट्रायल चल रहा है, ही कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी द विटनेस. उसी को विटनेस नहीं बना सकते उसी के अगेंस्ट में. वो खुद का विटनेस बन सकता है, बट उसको फोर्स करके ही कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ. ना ही स्टेट ना ही कोर्ट उसको कंपेल कर सकता है. तो दिस इज थर्ड प्रोटेक्शन टू द अक्यूज्ड पर्सन. दिस वॉज अबाउट आर्टिकल 20. नाउ आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. Protection of life and personal liberty talks about various rights, including fundamental rights. कि जो इंडिविजुअल्स है, जो सिटीजन्स हैं, उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि वो खुद की लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते एंड उनकी पर्सनल लिबर्टी मेंटेन रहेगी, उनके पास वो राइट है, दैट इज़ द फंडामेंटल राइट. सो दिस वाज अबाउट आर्टिकल 21. एक केस दिया है, अ वेरी फेमस केस लॉ, बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. इस केस में क्या बोला गया था कि जो बाबू सिंह थे उनके ऊपर चार्ज था, चार्ज ऑफ मर्डर, एंड ही वांटेड बेल. तो उसका बेल रेफ्यूज़ किया गया था विदाउट रीजनेबल ग्राउंड. विदाउट रीजनेबल ग्राउंड बेल वॉज रेफ्यूज्ड. तो यहाँ पे जो बेल रिफ्यूज़ हुई थी विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, तो इस चीज़ में उनकी पर्सनल लिबर्टी, जो उनके बेसिक फंडामेंटल राइट्स है, उस पर अफेक्ट हुआ था, एंड दैट वॉज a violation of Article 21. It was held that refusal to grant bail in the case of murder without reasonable ground would amount to deprivation of personal liberty. Article 21 वहाँ लग गया था. Functionaries under the code CRPC. It includes magistrates, judges of Supreme Court, High Court, police, public prosecutor, defense counsels, correctional services personnel such as prison and jail authorities.
अब ये फंक्शनरीज के पावर्स, ड्यूटीज देखने हैं। पुलिस से रिलेटेड इस कोड में कुछ बोला नहीं गया है अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पुलिस, बट ये अज्यूम करता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ पुलिस एंड डिवॉल्व्स वेरियस पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन इट। पुलिस फोर्स इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, कि जब भी कोई क्राइम हो रहा है तो उसका प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन, ये बेसिक ड्यूटी है पुलिस की, कि क्राइम होने मत दो, प्रिवेंट करो, और अगर कोई क्राइम हो गया है तो उसको डिटेक्ट करो। प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस इन अ डिस्ट्रिक्ट इज डन बाय, डिस्ट्रिक्ट में पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल रहता है डीएसपी पे, दैट इज डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, अंडर द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। सेकेंड, प्रोसिक्यूटर। इफ द क्राइम इज ऑफ कॉग्निजिबल नेचर, कॉग्निजिबल नेचर मतलब सीवियर नेचर, स्टेट पार्टिसिपेट्स इन अ क्रिमिनल ट्रायल एज अ पार्टी अगेंस्ट द अक्यूज, अक्यूज्ड के अगेंस्ट में स्टेट पार्टिसिपेट करता है। अब जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, एक्ट्स एज द स्टेट काउंसिल फॉर सच ट्रायल, स्टेट के साइड से जो काउंसिल होता है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। मेन ड्यूटी ये है कि प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट करना है ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट अगेंस्ट द अक्यूज्ड, अक्यूज्ड के अगेंस्ट में। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैनॉट अपियर ऑन बिहाफ ऑफ अक्यूज्ड, कभी भी अक्यूज्ड के बिहाफ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपियर नहीं कर सकता। According to the prevailing practice in respect of cases initiated on police reports, जहाँ पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे केसेस इनिशिएट हुए, स्टार्ट हुए हैं, प्रोसिक्यूशन इज कंडक्टेड बाय द असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूशन कौन देखता है? असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और जहाँ पे प्राइवेट कंप्लेंट्स हुई है तो फिर prosecution is either conducted by the complainant himself or by his duly authorized counsel। मतलब अगर पुलिस की रिपोर्ट से हुआ है तो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर देखेगा, और अगर प्राइवेट कंप्लेंट से हुआ है तो बाय द कंप्लेनेंट हिमसेल्फ और बाय हिज ड्यूली ऑथराइज्ड काउंसिल। डिफेंस काउंसिल। According to section 303, any person accused of an offence before a criminal court has a right to be defended by a pleasure of his choice। जो भी पर्सन को accused माना जा रहा है, he has a right to be defended by a pleasure of his choice. Such pleasures are not in regular employment of the state and a paid remuneration by the accused person. Since a qualified legal practitioner on behalf of accused is essential for ensuring a fair trial, अक्यूज्ड के साइड से भी एक लीगल प्रैक्टिशनर ज़रूरी होता है। सेक्शन 304 प्रोवाइड्स दैट अगर एक्यूज्ड के पास इतना पैसा नहीं है कि वो किसी प्लेजर को हायर कर पाए, तो कोर्ट उस टाइम पे या कोई भी रीजंस की वजह से अगर वो किसी प्लेजर को हायर नहीं कर पाता है तो फिर कोर्ट उसको एक प्लेजर असाइन करके देगा एट स्टेट्स एक्सपेंस। एट प्रेजेंट देयर आर सेवरल स्कीम्स थ्रू विच, अलग अलग स्कीम है थ्रू विच एन इंडिजेंट अक्यूज्ड कैन गेट फ्री लीगल एड, कि जो इंडिजेंट अक्यूज्ड है उसको फ्री लीगल हेल्प मिलेगी, सच एज लीगल एड स्कीम ऑफ स्टेट, बार एसोसिएशन, लीगल एंड सर्विस बोर्ड एंड सुप्रीम कोर्ट सीनियर एडवोकेट्स, फ्री लीगल एंड सोसाइटी। द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 also provides free legal aid for the needy. Prison authorities and correctional services personnel। कोर्ट प्रिज्यूम करता है एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिजन्स एंड द प्रिजन अथॉरिटीज। इट एम्पावर्स मैजिस्ट्रेट्स एंड जजेस अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस टू ऑर्डर डिटेंशन ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजन्स इन जेल ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग। इट एम्पावर्स द कोर्ट टू इम्पोज सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन कॉन्विक्टेड पर्सन, जो भी कॉन्विक्टेड पर्सन है उन पे पनिशमेंट इम्पोज करना या इम्प्रिजनमेंट चार्ज इम्पोज करना, एंड टू सेंड देम टू प्रिजन अथॉरिटी। एक बार इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस हो गया तो फिर उनको हम प्रिजन अथॉरिटी के पास भेजते हैं। हाउएवर द कोर्ट डज नॉट मेक स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर क्रिएशन, वर्किंग एंड कंट्रोल ऑफ सच मशीनरी। दिस मैटर्स आर डेल्ट विथ इन सेपरेट एक्ट। ये जो बाकी के है क्रिएशन, वर्किंग एंड कंट्रोल ऑफ मशीनरी, मशीनरी मीन्स प्रिजन अथॉरिटी, ये सब चीज़ें प्रिजन्स एक्ट 1894 में है, the Prisoners Act 1900 and the Probation of Offenders Act 1958. These provisions are not included in CRPC, Criminal Procedure Code. So I hope you are clear with Module 1, Introduction. एक बार फिर से synopsis देखते हैं. In this we have covered the object, that was fair trial, application,
and various definitions. What is CRPC? It looks about administration of criminal laws in India. उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ फेयर ट्रायल, हमने फेयर ट्रायल का मीनिंग, उसके इम्पोर्टेंस और प्रिंसिपल्स देखे थे. आर्टिकल 14, 20 एंड 21. 14 talks about equality before law. 20 protection in respect of conviction for offense to the accused person. 21 protection of life and personal liberty. And then functionaries, their duties, functions and powers. So I hope you're clear with it. Thank you.